A very good morning to all of you. I hope you all are doing good. आज का हमारा केस आपको वैसे ये फोटो देखकर पता लग रहा होगा एंड टुडेज केस इज रिलेटेड टू शाहबानू केस. एक लैंडमार्क जजमेंट. इट वाज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन इक्वल सोसाइटी ऑफ मैन एंड वुमेन. एंड मैं आपको दो डेट बता रहा हूं जो आपको हरदम याद रखनी है. ये इंटरव्यू में काम आ सकती है. 24 अप्रैल 1973 we have the judgment of KBC, Keshananda Bharati case, which gave the doctrine of basic structure. And 23rd April 1985 the landmark judgment of Shahabanu case, which was the first step towards an equal society of man and women. जो कि फाइनली इसके बाद आपको पता होगा, इसके बाद हमारे पास रिसेंटली ट्रिपल तलाक. So this was the sequence of events which started on 23rd April 1985. So ये दो जजमेंट दिन याद रखने हैं. 24th April KBC केस, 23rd April 85 the case of Shahabanu Ahmed Khan versus Shahabanu Begum. Done. Here comes our case. It was a case जिसमें जो हमारे पिटिशनर थे वो थे मोहम्मद अहमद खान, जिनकी शादी हुई थी पहले शाहबानू बेगम के साथ. एंड ये भी मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि किस सीक्वेंस में ये कहानी चली है. सो हियर द पिटिशनर वाज मोहम्मद अहमद खान, रिस्पोंडेंट एज यूजुअल शाहबानू मैम, एंड YC चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे उस टाइम पर, एंड अदर जजेस आर दिस. एंड इसको मैंने हाईलाइट करा है 23rd अप्रैल 1985 सो डैट आपको 24th अप्रैल 1973 KBC केस के साथ कोरिलेट कर सको. एंड दिस इज आवर आई थिंक 14th और 15th लेक्चर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ सुमित. डन. अब इसके में आपको सीक्वेंस पहले इस वाले यहाँ पर बता देता हूँ कि ये केस क्या था, किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ है एंड कौन कौन से लीगल इश्यूज हुए हैं. रेदर इस केस में तो लास्ट में पॉलिटिकल इवेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए थे. एंड जो आज का राम मंदिर जो हमारा बना हुआ है, इनडायरेक्टली इसकी जो नींव थी राम मंदिर की वो 1985 में बाय राजीव गांधी जी के थ्रू रख दी गई थी. केस होता है, अब मैं को थोड़ा बैकग्राउंड पे लेके चलता हूँ. 1932 की बात है ये, जब यहाँ पर अहमद खान और शाहबानू की शादी हुई. बट उसके 14 साल के बाद ही 1946 में यहाँ पर अहमद खान एक और लेडी से शादी कर लेते हैं. बट वो साथ साथ यहाँ पर शाहबानू को भी अपने पास रखते हैं. एंड उनके यहाँ पर 5 बच्चे हुए हैं. ठीक है. एंड उसके बाद 1975 में इन्होंने क्या करा कि शाहबानू को घर से निकाल देते हैं एंड अपनी जो सेकंड लेडी थी जिनसे उन्होंने शादी करी थी उनको वो घर पे रखते हैं. एंड आफ्टर 3 इयर्स 1978 में शाहबानू इसको अपील करते हैं कोर्ट में. एंड फाइनली ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस जाता है. एंड उस हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज करने के लिए अहमद खान ये इसको सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जाते हैं. एंड यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो कुछ शाहबानू के फेवर में दी थी एंड कहा था कि इनको एक मेंटेनेंस के पैसे दिए जाएं. यहाँ पर 2 केस उठे थे, वन इज द एलिमनी एंड सेकेंड इज द मेंटेनेंस. एंड ये कहा गया था कि जब तक ये इद्दत के पीरियड के टाइम बाद भी, बट इसमें 2 टर्म आएंगी, मैं आपको पहले बता देता हूं. एक टर्म आएगी इद्दत. इद्दत यहाँ पर क्या होता है? इद्दत इज अ वेटिंग टाइम. ये वेटिंग टाइम है जो एक वुमेन को ऑब्जर्व करना है आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड. जब उसके हस्बैंड की एक डेथ हो गई है या उसका जो डाइवोर्स हो गया है, इसके बीच का टाइम जब तक वो खुद रीमैरी नहीं कर रही है. ओके. सो रीमैरी और इस डिवोर्स या डेथ के बीच का टाइम, डन, इसको कहते हैं हम इद्दत. सेकंड, आपको इस पूरे केस में एक वर्ड पता होना चाहिए, मेहर. मेहर जिसका दूसरा नाम है डॉवर. जब भी मुस्लिम लॉ में शादी होती है बेटना शिया और सुन्नी हनाफी स्कूल ऑफ इस्लामिक, उसमें क्या होता है कि जब शादी होती है एक लड़के को एक सेट ऑफ पेमेंट देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मेहर. सो इट वाज जस्ट लाइक अ चेक्स एंड बैलेंसेस, सो डैट कि अगर डाइवोर्स हो भी जाता है तो मेहर की ये मिनिमम अमाउंट जो भी डिक्लेयर हुई होगी कंसेंसस से शादी के टाइम पर, वो लड़के को देनी ही पड़ेगी. डन. दैट इज कॉल्ड मेहर और डोवर इन द इस्लामिक. इसकी अपर लिमिट डिक्लेयर करी जा सकती है
ये शियार और सुन्नीस में दोनों तरफ से अलग अलग उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, एंड इसको कम भी करा जा सकता है बाद में, बट विद द कंसेंटस ऑफ अ वुमेन। अगर वुमेन चाहती है तो इसको बिल्कुल माफ भी कर सकती है, बट खुद साइन कर कर और अपने कंसेंटस के साथ, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। तो मेहर एक तरीके से निकाह के टाइम पर पैसा है जो मैन यहाँ पर डिक्लेयर करेगा कि वो या तो शादी के टाइम उसको वुमेन को देगा या उसके कुछ पीरियड के बाद उसको मेहर देनी होती है। तो इस वाले केस में अहमद शाह ने कहा कि मैंने 3,000 रुपए एज अ मेहर पहले ही ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत इसको दे दी थी। इद्दत का टाइम होता है डिवोर्स के 3 मंथ का टाइम, दैट मीन्स 90 डेज। डन। सो 90 डेज वाला इद्दत का टाइम होता है। यहां पर अहमद शाह ने कहा कि मैंने 3,000 रुपए ऑलरेडी यहां पर शाह भानू को दे दिए थे एज अ मेहर, तो इसलिए मैं आगे मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं हूं। एंड एक निकाह के बाद, एक फाइनल डिवोर्स के बाद, क्योंकि उन्होंने बाद में उसको ट्रिपल तलाक दे दिया था, एंड उन्होंने कहा कि डिवोर्स के बाद ये मेरी वाइफ नहीं है, अगर मैं अब इनके साथ रिलेशन रखता हूं तो ये हराम कहलाया जाएगा अंडर द मुस्लिम लॉज। सो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो एक रिलीजियस तरीके से चीज ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं इनको आगे लायबल नहीं हूं मेंटेनेंस देने के लिए। सो दिस वाज द फर्स्ट केस जो सबसे पहले कोर्ट में पहुंचा, एंड फाइनली आपका ये ट्रिपल तलाक 2019 में आपके सामने आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस। यहाँ पर मेहर और इद्दत, इद्दत आप दोबारा सुन लीजिए मेरे से। इद्दत एक वुमेन का वेटिंग टाइम है डिवोर्स के बाद, और या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अंटिल शी रीमैरिज। तो रीमैरिज के बीच का जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड इद्दत। मेहर जो निकाह के टाइम पर पैसा देना होगा फ्रॉम द हस्बैंड साइड, कि एक सेट ऑफ अमाउंट होता है जो डिक्लेयर किया जाता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकती है जो उसको वुमेन को देना है, सो दैट वुमेन की एक सिक्योरिटी बनी रहे। डन। एंड इसी सब चीजों को, बिकॉज इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है थी कि सीआरपीसी की एक सेक्शन है 125। डन। सेक्शन 125 डील्स विद द लीगल ऑब्लिगेशन ऑन अ मैन to provide maintenance for his wife during his marriage and after divorce too। तो यहां पर एक लीगल ऑब्लिगेशन है मैन के ऊपर जो जिसमें उसको मेंटेनेंस देनी है ड्यूरिंग द मैरिज एंड आफ्टर डिवोर्स। तो यहां पर सबसे पहले तो चैलेंज ये हुई, क्योंकि जो आईपीसी की ये सेक्शन 125 है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजन। ये नहीं है कि हिंदू वुमेन अलग है तो मुस्लिम अलग है। डन। बट यहां पर मुस्लिम्स ने कहा कि हमारे यहां पर कुछ पर्सनल लॉज हैं, तो जिसके हिसाब से हम खाली मेंटेनेंस इद्दत के टाइम तक ही दे सकते हैं, दैट मीन्स 90 डेज तक मेहर प्लस 90 डेज तक मेंटेनेंस। ये कहा गया थ्रू द यहां पर मुस्लिम्स। तो इस केस के बाद ही लड़ाई शुरू होती है आर्टिकल 44 की भी, विच प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अभी रिसेंटली, जो अभी 19 जुलाई को सेशन हुआ है, उसमें ये प्रपोजल आया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक बिल, प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करा जाए। डन। बिकॉज आर्टिकल 370 के बाद अब मोदी गवर्नमेंट का एक ही वो रह गया है टारगेट, आर्टिकल 44, शायद मे बी 2024 तक ही आ जाए। एट प्रेजेंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरे इंडिया में खाली गोवा में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सिविल कोड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मुस्लिम मैन, अगर उसकी शादी गोवा में रजिस्टर है और उसके बाद अगर उसका डिवोर्स हो जाता है, ही और शी कैन नॉट गो फॉर द पोलीगैमी। वहां पर मल्टीपल शादी नहीं हो सकती हैं इफ द मैरिज रजिस्टर्ड इन द गोवा। सो अभी खाली गोवा में पुर्तगीज का 1867 का यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया भी नहीं आया है, पर गवर्नमेंट की अभी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। लेट्स स्टार्ट द केस। इससे पहले मैं एक बेसिक बता देता हूं आपको। ट्रिपल तलाक, तलाक 3 तरह के हमारे पास होते हैं। फर्स्ट इज एहसान, सेकंड इज हसन, एंड थर्ड इज तलाक ए बिद्दत। इसमें से ये दोनों जो हैं ये रिवोकेबल हैं। जो ये है यही सबसे बड़ी जड़ थी, बोन ऑफ कंटेंशन थी। ये इरिवोकेबल है, जो आपने देखा होगा किसी को मेल पे भेज देते ट्रिपल तलाक। कभी कभी तो ये हुआ कि सुबह उठे हैं वो तो उन्होंने देखा कि दीवार पे ही लिखा हुआ है ट्रिपल तलाक। तो इस चीज को टैकल करने के लिए सरकार फाइनली हमारे पास ट्रिपल तलाक का बिल लेके आई, बिकॉज ये इरिवोकेबल है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ डिवोर्स अंडर इस्लामिक लॉ, एहसान, हसन and talaq biddat, that is called triple talaq. The first two are the revocable, the last is irrevocable. It is mainly prevalent among Indian Muslim community that follow the Hanafi school of
Islamic law. So this is called the triple talaq, the basic one. Now come to the main point. मोहम्मद अहमद खान जो यहाँ पर पिटिशनर थे, वो खुद ही एक लॉयर थे वैसे तो, बट खुद ही वो हाई कोर्ट के अंदर आ गए थे एक कंफ्यूजन में. ही मैरिड टू शाह बानू बेगम द रिस्पोंडेंट इन 1932. जैसे आपको मैंने बताया 5 बच्चे थे, 3 लड़के थे एंड 2 लड़कियां. 14 साल के बाद 1946 में अहमद खान एक शादी और कर लेते हैं एंड शाह बानू को साथ में रखते हैं. बट 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी, शाह बानू 62 ईयर्स की थी, उनको डिसऑन कर दिया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है. एंड 78 में फाइनली शाह बानू इस केस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो था इंदौर का, वहां पर ये अपील करते हैं. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 75 से लेकर 78 तक शाह बानू जी क्या कर रहे थे. तो यहां पर उस टाइम पे उन्हें 200 रुपए पर मंथ दिए जा रहे थे फ्रॉम अहमद खान. डन. 78 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट आया. Magistrate, because she was abandoned from the maintenance of 200 per month, which was guaranteed to be provided by him. ये कहा गया था कि वो 200 रुपए दे रहे हैं. अहमद खान ने तो यही कहा बाद में अपील में कि मैं उनको 200 रुपए दे रहा था. बट यहाँ पर शाह बानू ने केस में ये कहा कि मुझे वो 200 रुपए भी नहीं दिए गए हैं. एंड शी डिमांडेड कि आई शुड बी गिवन 500 रुपए. उस टाइम पर मुझे 500 रुपए एज अ मेंटेनेंस दिए जाएंगे बिकॉज आई एम नॉट इन अ गुड कंडीशन. अब सब्सिक्वेंटली क्या होता है, द हस्बैंड फाइनली गेव हर इरिवोकेबल ट्रिपल तलाक, जो अब नहीं हो सकता, ऑन 6 नवंबर 1978 एंड यूज इट एज अ डिफेंस नॉट टू पे मेंटेनेंस. 78 में आपको पता हो कि जनता गवर्नमेंट आ गई थी. द मजिस्ट्रेट इन 79 डायरेक्टेड द हस्बैंड टू पे 25. पहले कहा गया कि आपको 25 रुपए देने हैं, बट फाइनली उसके बाद इसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में शाह बानू जी चले गए. एंड इनका जो यहाँ पे डैनियल लतीफी यहाँ पर एडवोकेट था ऑफ शाह बानू, एंड हाई कोर्ट में ये कहा गया कि इस अमाउंट को 179.20 कर दिया जाए. बट इसको चैलेंज करने के लिए आर्टिकल 136, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, द स्पेशल लीव पिटीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहां पर ये आर्टिकल यूज करा गया फ्रॉम अहमद खान एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एंटरटेन भी करा. डन. मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 136 में इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेदर टू एंटरटेन द पर्टिकुलर केस और नॉट. अब यहां पर 3 इश्यू है जो उठकर आए. वेदर ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इद्दत अ डिवोर्स्ड वाइफ सीज टू बी अ वाइफ. क्या इद्दत के पीरियड के एक्सपायरी के बाद क्या डिवोर्स्ड वाइफ उस हस्बैंड की वाइफ नहीं कहलाई जाएगी? ये पहला क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के आगे. एंड क्या जो प्रोविजन 125 जो है हमारा सीआरपीसी का और जो मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ हैं, whether there is any conflict between them to provide for the maintenance of his divorced wife. ओके. एंड जो वाइफ की डेफिनेशन है वो भी यहां पर चैलेंज हुई गई थी और कहा गया था कि वाइफ मीन्स द वाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द हिंदू मुस्लिम एनीथिंग. डन. तो ये कहा यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट जो था 125 और पर्सनल लॉज का उठकर आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम के जो लॉज थे वो तो कह रहे थे कि खाली इद्दत पीरियड के टाइम तक, इद्दत का मतलब है 90 दिन तक ही, और वी कैन से 3 ल्यूनर मंथ्स, तब तक ही मेंटेनेंस दी जा सकती है वुमेन को. डन. बट 125 कह रहा था कि जब तक वो वुमेन ठीक सिचुएशन में नहीं आ जाती आपको इसमें मेंटेनेंस देनी पड़ेगी. डन. वेदर द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द इद्दत पीरियड ओनली, यही था बोन ऑफ कंटेंशन. एंड इसी केस को यहां पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पर्सनल रिलीजियस लॉज में आने की कोशिश कर रही है. एंड दैट वाज द वेरी परफेक्ट मोमेंट फॉर द कांग्रेस गवर्नमेंट टू ब्रिंग द मुस्लिम्स इन देयर कंट्रोल. एंड वहां पर मुस्लिम कांग्रेस ने, इसमें राजीव गांधी ने एक प्ले कार्ड खेला एंड एक मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए 1986. मैं अभी आपको इसके बाद करवा रहा हूं. अब जजमेंट आई गई. जजमेंट में सबसे क्लियर कट ये कहा गया कि जो सेक्शन है सीआरपीसी का, इट अप्लाइज टू ऑल द सिटीजन्स इंडिपेंडेंट ऑफ देयर रिलीजन. सीआरपीसी की जो यहां पर 125 सेक्शन है उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये मुस्लिम्स के ऊपर ही लगेगी, ये हिंदूज के ऊपर ही लगेगी. तो कहा गया कि यहां पर इक्वल है, सबके ऊपर ये इक्वल लगेगी, क्योंकि सबके पास आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है विद द डिग्निटी. डन.
एंड ये कहा गया कि सेक्शन 125(3) ऑफ CRPC इज pertinent to Muslims as well without any sort of discrimination. सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इक्वालिटी लाने का ये सबसे पहला केस था हमारे पास। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक और बात कही कि इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द मुस्लिम हस्बैंड टुवर्ड्स हर डिवोर्स्ड वाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द डिग्री ऑफ इद्दत पीरियड। इंडीड दो दिस सर्कमस्टांसेस डज नॉट कंटेम्पलेट द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ नहीं कहते हैं जो 125 सेक्शन में दिया गया है, एंड कहा गया कि इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस टू द वाइफ एक्सटेंड्स बियॉन्ड द इद्दत पीरियड। 90 दिन के बाद भी उसको यहां पर मेंटेनेंस देनी चाहिए एंड देनी पड़ेगी, दैट द वाइफ डज नॉट हैव सफिशिएंट मीन टू मेंटेन हियरसेल्फ। अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन अभी नहीं रख पा रही है तो 90 दिन के बाद भी, इद्दत के पीरियड के टाइम के बाद भी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। बट यहाँ पर जो मुस्लिम बोर्ड था वो इसको चैलेंज इसलिए कर रहा था, वक्फ बोर्ड जो था, कि हमारे पर्सनल लॉज में लिखा है कि इद्दत के पीरियड के टाइम के बाद मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी, प्लस एक लेडी को उसका मेहर जो है हमारे पास, मेहर मैंने आपको पढ़ा जिसका डोवर मतलब होता है जो शादी के टाइम पे डिसाइड कर दी जाती है, वो ही दी जा सकती है। So the payment of meher or called dower by the husband on divorce is not sufficient to exempt him from the duty to pay maintenance to his wife. ये इनफ नहीं है कि आपने ये कह दिया कि 1 लाख रुपए में शादी हुई निकाह के टाइम पर, बट उसके बाद जब लग रहा है कि 1 लाख इनफ नहीं है उसके मेंटेनेंस के लिए, तो ये एक सॉलिड ग्राउंड नहीं है। ओके, ये मेहर सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये सारे वर्ड्स पता हो, मेहर, इद्दत, ओके, एंड हमने करा CRPC की 125 which applies equally on the all the religions. After a long court procedure, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कंक्लूड किया कि यहां पर हस्बैंड की लीगल लायबिलिटी है कि उसको इद्दत के पीरियड के टाइम के बाद भी पैसे देने हैं। ओके, so the finally Supreme Court concluded that the husband's legal liability will come to end if a divorced wife is competent to maintain herself. अगर वो competent हो गई है तो आप उसके बाद आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। But this situation will be switched in the case when the wife is not able in a condition to maintain herself. अगर वो maintain रख पा रही है अपने आप को इद्दत के टाइम के बाद, she will be entitled to get alimony or maintenance under section 125 of CRPC. एंड यही एक इंस्टिगेशन बन गया टू ब्रिंग आर्टिकल 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड कि पर्सनल लॉज अभी सबके अलग अलग चल रहे हैं। हिंदूज मैरिज एक्ट 1955 जो अभी न्यूज में चल रहा है, आपको पता होगा, कंजुगल राइट सेक्शन 9 जिसकी जजमेंट अभी आज ही आनी है, डन। एंड सभी के 6 के अपने अलग चल रहे हैं, आनंद मैरिज एक्ट। तो ये कहा गया कि एक कॉमन लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। लेट्स सी ये कितनी जल्दी अब इंडिया में आता है। अब यहां पर सबसे अच्छा मोमेंट था यहां पर राहुल गांधी जी के राजीव गांधी जी के पास, माय मिस्टेक, राजीव गांधी जी के पास अपनी यहां पर पिछली इमेज को ठीक करने के लिए, क्योंकि इस जजमेंट के बाद मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था एंड उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 रिलीजियस अफेयर्स, यहां पर सुप्रीम कोर्ट हमारे पर्सनल लॉज के बीच में इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है। सेम केस यहां पर ट्रिपल तलाक में भी कहा गया था। वैसे आपको बता देता हूं कि ये हमारे पर्सनल लॉज के बीच में आ रहे हैं, बट मैंने आपको कल ही एक रिलीजियस अफेयर्स का आर्टिकल कराया था कि सभी के पीछे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है सब्जेक्ट टू द हेल्थ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये यहां पर हेल्थ के साथ आप खेल रहे हैं वुमेन की, तो ट्रिपल तलाक को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एंड फाइनली ट्रिपल तलाक सरकार लेके आई, डन। ऑल्दो इसकी इंप्लीमेंटेशन अभी प्रॉपर 100% नहीं चल रही है, बट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस चेंज, डन। अब फाइनली क्या होता है कि जब मुस्लिम्स इसको प्रोटेस्ट करते हैं तो राजीव गांधी इनको खुश करने के लिए, मुस्लिम्स को खुश करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए यहां पर राइट ऑफ डिवोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स 1986 मुस्लिम वुमेन एक्ट को ले आते हैं। इसी टाइम पर बाबरी मस्जिद के अंदर वो राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी अलाउ कर देते हैं।
जिसका फायदा लेटर ऑन जनता गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने उठाया एंड फाइनली आज आपके आगे राम मंदिर अयोध्या में तैयार हो गया है। तो इसकी नींव 86 में ही रख दी गई थी, बिकॉज अगर मुस्लिम्स को खुश करना है तो दूसरी तरफ उनको हिंदूज को भी खुश करना था एंड फाइनली उन्होंने हिंदूज को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद के अंदर राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए एक राइट हैंड अपना फ्री हैंड दे दिया था। डन। Subsequently, the Parliament of India in 1986 decided to enact the Muslim Women Act 1986। उसमें कहा गया, रिवोक कर दिया गया, जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको रिवोक ही कर दिया, लाइक इंदिरा गांधी जैसे रिवोक करते थे। अब कहा गया कि मेंटेनेंस खाली आपको इद्दत के टाइम पे ही दी जाएगी, दैट मीन्स 90 days from the divorce, from the date of divorce. If a woman is not able to provide for herself, the magistrate had the power to direct the Waqf board for providing the means of subsistence to the aggrieved woman as well as her dependent children. Date of the birth of the children, 2 साल के लिए चिल्ड्रन को भी मेंटेनेंस दी जाएगी अगर लगता है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है। इससे उन्होंने दोनों को खुश करने की कोशिश करी, बट इसको फाइन दोबारा से जो डैनियल लैतिफी थे हमारे यहाँ पर शाहबानू के एडवोकेट, उसने इनको दोबारा से चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट पे एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा इस एक्ट को, कहा कि ठीक है ये एक्ट जो आप लेके आए हो बट आपको इद्दत के और रिस्ट्रिक्शन को हटाना पड़ेगा, आपको पैसे उसके बाद भी देने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द शाहबानू केस। शाहबानू केस के बाद एक केस आया था हमारे पास, सरला मुदगल केस। सरला मुदगल केस में कहा गया था कि अगर कोई हिंदू चेंज होता रहता है, पहले आप वो मुस्लिम से शादी करता है एंड उसके बाद फिर वो चेंज होता है, अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लेता है, इन शॉर्ट कोई हिंदू, देन वो मुस्लिम होने के बाद ये नहीं कह सकता कि मैं अब मुस्लिम लॉ के हिसाब से मल्टीपल मैरिजेस के लिए जाऊंगा। सरला मुदगल केस आया एंड फाइनली उसके बाद शायरा बानू, याद रखना शाहबानू अलग है, शायरा बानू केस आया दैट लीड टू ट्रिपल तलाक 2019 बिल क्या, इट बिकम एन एक्ट आल्सो। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द शाहबानू केस। इद्दत का आपको याद रखना है, यहाँ पर रीमैरिज और डिवोर्स के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड इद्दत, 3 lunar months, दैट मीन्स 90 days। डन। 90 days अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी याद रख सकते हैं कि 3 महीने तक अगर पैसे नहीं देते तो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके बाद आपको याद रखना है मेहर, शादी के टाइम पर एक अमाउंट डिक्लेयर हो जाती है कंसेंसस से कि इतना अमाउंट आपको लड़की को देना ही पड़ेगा, सो दैट इन केस अगर आगे जाके उनकी लड़ाई हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तो वो पैसा लड़की के पास रहेगा। वो पैसा कम और ज्यादा किया जा सकता है बाद में अगर उन दोनों की कंसेंट होगी तो। प्लस सीआरपीसी 125 सेक्शन विच अप्लाइज इक्वली टू ऑल द रिलीजन एंड उसमें एक लीगल यहाँ पर लाइबिलिटी है ऑन द मैन टू गिव द मेंटेनेंस टू वाइफ even after the divorce. Done. So it was the first case of equality, जिसको बाद में later on अभी ट्रिपल तलाक तक हम पहुंच गए। जय हिंद टू ऑल।